स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से मैं एस्ट्रो नॉलेज में। आज की इस विषय में इस कार्यक्रम में हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, लेकिन किसी आम व्यक्ति की नहीं, किसी भेजे हुए व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अलग करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि अपने चैनल के ऊपर जो है मैं कुछ ऐसे महापुरुषों की कुंडली के बारे में बताऊं, उनके जीवन के बारे में बताऊं। इसलिए नहीं कि मैं कुंडली विश्लेषण करना चाहता हूँ या उनके गुण अवगुण को बताना चाहता हूँ, नहीं। मैं उनके अवगुण को बताने के लिए बहुत छोटा मानता हूँ खुद को, और ना ही ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा है। सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से जो है मैं चाहता हूँ कि हम इनके जीवन को एक बार स्टडी करें, इनके जीवन के बारे में ज्योतिष की नज़र से देखें। बस मेरी यही चाहत है, यही कामना है। और आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग मेरे काम को पसंद करें, इस कार्यक्रम को आप पसंद करें। और इस वीडियो में मैं इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, या इनका जो व्यक्तित्व रहा, इनका जो जीवन रहा, वो कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं कोई कमी रह जाए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जानकारी दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। जितना भी मेरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान ही सही, कम ज्ञान ही सही, उस ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनके कुंडली के बारे में कुछ पॉइंट्स बता सकूं, समझा सकूं, या मैं खुद भी समझ सकूं कि ऐसे महापुरुष आखिर क्या स्पेशल लेकर के आए थे ऊपर से, जो अद्भुत जो है इनका जीवन रहा। और इनके जाने के बाद भी, सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम इनको जानते हैं और इनके अ, पथ पर चलना चाहते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की बातों को हमें फॉलो करना चाहिए जो इन्होंने हमें दिया है। इसके अलावा आप लोगों से एक और विनती है मेरी, यदि आप लोग और भी इस तरीके के कुंडली विश्लेषण का वीडियो चाहते हैं, किसी महापुरुष की कुंडली का या किसी सेलिब्रिटी की कुंडली का, तो मैं अब एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूं। और आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं इस कुंडली के बारे में या फिर अन्य कुंडलियों के बारे में कि आप किनकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, किनकी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं। तो इसकी जो जानकारी है और इसका जो सुझाव है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सुझावों को मैं देखूं और उसके ऊपर मैं अमल करूं। वापस आते इस वीडियो के ऊपर। बहुत लंबा नहीं होगा ये वीडियो, तो संभव हो तो पूरा ये वीडियो देखें, बहुत लंबा मैं इसको नहीं करूँगा। और संक्षिप्त में ही हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के माध्यम से। इनका जो जन्म हुआ है स्वामी विवेकानंद महाराज जी का, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ है। सुबह 6:20 जन्म का समय है। कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके लग्न को देख लें, इनकी लग्न कुंडली को देख लें, हमारे समक्ष है। वो 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की कुंडली बन जाती है। और बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो इनके लग्न में उदय हो रही है। राशि की बात कर लें तो वो यहाँ पर कन्या है, तो धनु लग्न एवं कन्या राशि के ये व्यक्ति बनते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी बनते हैं। धनु लग्न, जब मैं आम लोगों की कुंडली भी देखता हूं तब भी कहता हूं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो भी धनु लग्न में पैदा लेते हैं या जिनकी राशि धनु है, ऐसे लोगों के अंदर दैवीय गुण होता है। ऐसे लोगों के अंदर दैवीय गुण होता है, हृदय के बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। यदि नवमांश कुंडली में भी सूर्य गुरु की स्थिति बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, तो ऐसे लोगों के अंदर दैवीय गुण पाए जाते हैं। हृदय से ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी का बुरा आमतौर पर नहीं करते हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आप मेरे कई वीडियोस को निकाल करके देख लीजिए, ये लाइन आपको सुनने के लिए मिल जाएगी जब भी मैं धनु लग्न के ऊपर बात करता हूं। तो ऐसे लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वालों में से होते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और उस लिए भी कुछ हद तक कार्य भी करते हैं। सत्य वचन बोलने वालों में से होते हैं। इनकी कुंडली को यदि हम समझें, सूर्य यहां पर जो है वो लग्न में आकर के बैठे हुए हैं। सूर्य लग्न में आकर के बैठ जाए तो इसको आमतौर पर बढ़िया माना जाता है। और इस कुंडली के लिए समझें तो सूर्य भाग्येश हैं, उच्च शिक्षा एवं यहां पर जो है धर्म भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य देवता, और आकर के लग्न में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे यहां पर सूर्य? आत्मविश्वास को देने वाले होंगे, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले होंगे, गजब का व्यक्तित्व देंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जो व्यक्तित्व था वो अद्भुत था।
सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भी इन्होंने अपने फॉलोअर्स बना लिए। स्वामी विवेकानंद जी को जिसने एक बार सुना अपने जीवन में, वो उनका फैन बन गया एक ही बार में। तो सूर्य जो है ना, इस प्रकार के व्यक्तित्व को देने वाला होता है। सूर्य यहां पर धनु राशि में बैठे हुए हैं। धनु राशि जो है एक पवित्र राशि मानी जाती है। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। आत्मा के कारक ग्रह सूर्य माने जाते हैं। सूर्य इज इक्वल टू आत्मा या सोल, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं। और ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुभ ग्रह भी हैं, सूर्य कारक ग्रह हैं और योग कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनकी जो आत्मा थी वो बहुत ही प्योर थी, अच्छे हृदय की ये व्यक्ति थे और अद्भुत व्यक्तित्व यहाँ पर इनका नजर आ रहा है। ज्ञानवान थे, प्रभावशाली थे, अपनी बातों से सामने वालों को मोहित करने वालों में से थे। द्वितीय खाने को देख लेते हैं, द्वितीय भाव को देख लेते हैं। शुक्र एवं बुध यहां पर बैठे हुए हैं। इसको लक्ष्मी नारायण योग आमतौर पर हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। और बुध इनके जो है वो कर्मेश थे। कर्मेश यानी कि कर्म स्थान, करियर भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, जाकर के वो वाणी भाव में बैठे हुए। धन का भी भाव है, वाणी का भाव है वो। तो कर्मेश जाकर के वाणी भाव में बैठा हुआ है। ये एक बढ़िया योग माना जाता है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपनी आजीविका चला सकता है। अब स्वामी विवेकानंद जी का जो गोल था, जो मोटिव था, वो धन कमाना नहीं था, लेकिन इनकी जो वाणी है ना, वही इनके बारे में जो है सबसे ज्यादा विख्यात है कि अपनी वाणी से जो है ये सामने वाले को बहुत हद तक या बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेते थे। इसके पीछे का कारण समझें तो दो शुभ ग्रह यहां पर वाणी भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र एवं बुध, और इस वजह से इनकी जो आवाज होगी ना वो भी बहुत बढ़िया होगी। संगीत के प्रति जो है इनकी रुचि भी थी, संगीत में ये संगीत के प्रेमी थे ये। और यहां पर ये शुक्र एवं बुध की वजह से नजर आ रहा है। एक दृष्टि और डालें तो बुध यहां पर शनि की राशि में है, शनि यहां पर बुध की राशि में है, यानी राशि परिवर्तन हो रहा है शनि एवं बुध के बीच में। शनि और बुध आपस में मैत्री रखते हैं, मित्र ग्रह हैं आपस में, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये दोनों ही भाव शुभ भाव है, दोनों ही भाव शुभ भाव है। एक धन का भाव है, वाणी का है, दूसरा कर्म का भाव है। इनके बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है तो ये शुभ माना जाएगा। तो इनकी वाणी बहुत बढ़िया मानी जाएगी यहाँ पर, और बहुत बढ़िया थी, हम सभी को पता है। तो व्यक्तित्व भी बढ़िया और वाणी भी यहाँ पर प्रभावशाली नजर आ रही है। धन के दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। हालांकि इनका मकसद कभी धन कमाना नहीं था, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ज्ञान है, मुझे ये पता है कि इनका जो मकसद था वो कभी धन कमाना नहीं रहा। लेकिन यदि वो भी चाहते तो इनके लिए वो करना भी संभव था, क्योंकि यहाँ पर शुक्र एवं बुध बैठे हुए हैं। तो यदि किसी आम आदमी की कुंडली होती तो ये धन कमाने के लिए भी इस योग को बहुत बढ़िया माना जाता। मंगल को देखें तो पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ पर मेष में यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए हैं, कारक ग्रह हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हुए। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है और इंटेलिजेंस का होता है। बौद्धिक क्षमता की यदि मैं बात करूं तो कुंडली में दो चीज को देखिए आप। यदि बौद्धिक क्षमता किसी की देखनी हो तो पंचम भाव को देखिए और उसके बुध को देखिए, आपको उसकी बौद्धिक क्षमता पता चल जाएगी। तो यहाँ पर बुध जो है वो भी जबरदस्त, और पंचम भाव तो इनका बलवान नजर आ ही रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं और ऊपर से गुरु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो बौद्धिक क्षमता है वो भी लाजवाब देखने को मिल रही है। खेलकूद, मंगल खेलकूद के प्रति भी रुचि दिलवाते हैं। पंचम भाव हॉबीज का भी होता है, यहाँ पर मंगल देवता खेलकूद के प्रति भी रुचि दिलवाते हैं और खेलकूद में भी जो है इनकी दिलचस्पी देखी गई थी। पंचम भाव से हम मंत्र शास्त्र वगैरह को भी देखते हैं, मंत्र को देखते हैं, मंत्र शास्त्र को देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल इस चीज में भी इनको पारंगत बनाता है, और इस मंगल के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इन चीजों को ये और भी बेहतर करने वाला है और भी अच्छे तरीके से इनके अंदर इन गुणों को देने वाला है। तो ये स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु जो है वो हमारे जीवन में जो शिक्षक हैं या जो गुरुजन है उसको दर्शाते हैं। तो इनके जीवन में जो है रामकृष्ण परमहंस
जैसे गुरु का इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसको भी यदि हम समझना चाहें तो पंचम भाव में मंगल का बैठना और गुरु की दृष्टि का पड़ना ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। मेजर रोल जो है यहां पर इसका देखने को मिलेगा इस बात में कि रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु विवेकानंद जी को प्राप्त हुए। केतु को देख लेते हैं आगे बढ़ करके। केतु यहां पर कुंडली के छठे भाव में मौजूद है। राहु केतु के इकट्ठा देखते हैं हम। छठे भाव में केतु है और 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। दोनों ही नीच की राशि में बैठे हुए हैं। दोनों ही नीच की राशि में बैठे हुए। छठा भाव क्या होता है तो विशेष रूप से ये रोग का होता है, बीमारियों का होता है। मैं बोलता हूं रोग, ऋण एवं शत्रु का होता है। तो ये बीमारियों का भाव है जो छठा भाव है। और 12वां खाना क्या है तो ये विदेश का है, अध्यात्म का है और साथ ही साथ ये शारीरिक सुख का भी है। तो इन भावों को राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं और ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि ये नीच के हैं। तो नीच का केतु बीमारियों के भाव में बैठा हुआ है तो क्या देगा तो रोग देगा। रोग देगा, बीमारियों को ये देने वाला होगा। राहु की बात कर लेते हैं तो राहु यहां पर बैठे हुए हैं। राहु को विदेश बहुत पसंद है। राहु जब भी किसी का 12वें बैठ जाए, चौथे बैठ जाए, 9वें बैठ जाए, 7वें में बैठ जाए तो मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों को जो है राहु विदेश जाने की टेंडेंसी देते हैं। राहु देवता जो है ऐसे लोगों को विदेश जाने की टेंडेंसी देते हैं और विदेश लेकर के भी जाते हैं। तो इनका भी जो राहु है इनको विदेश लेकर के जाने वाला, अध्यात्म के प्रति लेकर के जाने वाला दर्शा रहा है। अब आप कहेंगे कि राहु तो यहां पर नीच का है, राहु भोगी ग्रह है तो अध्यात्म कैसे दर्शाएगा। बिल्कुल सही है आपका सोचना। देखिए राहु केतु जो ग्रह है ना ये बिल्कुल ऑपोजिट है। केतु वो दर्शाता है जो हमने ऑलरेडी पिछले जन्मों में अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है। और राहु वो दर्शाता है जो हमें इस जन्म में अचीव करना है या जिसकी अब हमें जरूरत है। तो राहु मेटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाता है, दुनियादारी की चीजों को दर्शाता है। और केतु जस्ट उल्टा है, मोक्ष को दर्शाता है, इन दुनियादारी की चीजों से दूर लेकर के जाता है केतु हमें। अब ये राहु बैठा कहां तो जाकर के मोक्ष के भाव में। कहां बैठा है तो मोक्ष के भाव में, अध्यात्म के भाव में। मोक्ष नहीं, मुझे अध्यात्म का भाव कहना चाहिए। अध्यात्म के भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऑब्सेशन कहां होगा अध्यात्म के प्रति। 12वां खाना मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये शारीरिक चीजों के लिए भी दर्शाता है, शारीरिक सुखों का भी दर्शाता है। तो इस क्षेत्र में ये क्यों नहीं गए फिर आपका प्रश्न होगा। देखिए मंगल जो कि इस भाव का स्वामी ग्रह जहां राहु बैठे हुए वो त्रिकोण में है, अग्नि राशि में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि में है। अग्नि तत्व जो राशियां होती हैं उसको सात्विक माना जाता है, ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मंगल सात्विक राशि में बैठे हुए हैं और याद रखिए कि गुरु की दृष्टि में है। सबसे बड़ा पॉइंट है यहां पर कि गुरु की दृष्टि में ये मंगल मौजूद है। इस वजह से राहु वृश्चिक राशि में होने के बावजूद जो है इनको अध्यात्म में ले गया, ना कि किसी गलत दिशा में। राहु यहां पर बैठ करके विदेश की यात्राओं को इसने दर्शाया, अध्यात्म को दर्शाया। और राहु ऑब्सेशन है, राहु ऑब्सेशन है यानी पागलपन है जो कि हमें चाहिए इस जन्म में। तो इनका बहुत कम उम्र से ही इनका जो लगाव रहा है वो अध्यात्म के प्रति रहा है। लेकिन फिर से दोहरा दूं, राहु केतु का यहां पर बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चाहे स्वामी विवेकानंद जी की ही कुंडली क्यों ना हो अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, दसम स्थान को देखते हैं। दसम स्थान जो है वो कर्म का माना जाता है। आमतौर पर इसको हम आजीविका के लिए देखते हैं लोगों की कुंडली में, लेकिन ये कर्म का स्थान है। चाहे वो अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो या जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसके लिए हम जातक के दसम भाव को देखते हैं। तो विवेकानंद जी की कुंडली में यदि हम दसम भाव को देखें तो यहाँ पर शनि एवं चंद्रमा बैठे हुए हैं। हम सभी को पता है कि शनि और चंद्रमा जो है ये विष दोष का निर्माण करते हैं यदि ये साथ में बैठ जाए तो। अब विष दोष के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि ये जो दोष है ये मानसिक अशांति देता है। और यहां पर भी मैं इस बात को दोहराऊंगा, ऐसा नहीं है कि विवेकानंद जी की कुंडली है तो मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये जो दोष है ये अध्यात्म के प्रति भी रुचि देता है, वैराग्य का भी कारक बनता है, क्योंकि शनि वैरागी ग्रह है। चंद्रमा राहु साथ में बैठे तो ये वैराग्य नहीं है, ये अध्यात्म नहीं। लेकिन चंद्रमा केतु बैठ जाए, चंद्रमा शनि बैठ जाए तो ये आपको अध्यात्म में, वैराग्य में मदद करने वाले होंगे।
तो यहाँ पर जो शनि और चंद्रमा की युति हो रही है ये स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए, वैराग्य के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। कर्म भाव में ये युति बन रही है तो निश्चित रूप से ये वैराग्य को दर्शा रहा है। अब चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है, तो अष्टम भाव जो है वो इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट भी करता है। हमेशा याद रखिए कि कुंडली का चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव जो है ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? मोक्ष त्रिकोण। इसके स्वामी जो है यहाँ पर अष्टमेश चंद्रमा कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये अध्यात्म के प्रति ही रुचि देंगे, वैराग्य के प्रति ही इनके कर्मों को ये कराने वाले होंगे। करियर में यदि होते, आम लोगों की कुंडली होती, तो मैं क्या कहता कि करियर में ये अप्स एंड डाउन्स देगा, करियर में मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, करियर में ये परेशानी देगा। लेकिन इनके लिए चूंकि ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं थे, भौतिक जीवन में ये नहीं थे, और इस वजह से जो है यहाँ पर वैराग्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में शनि और चंद्रमा ने इनको लाभ दिया। शनि जो है इनके तीसरे भाव का स्वामी ग्रह है। तीसरा भाव जो होता है ना, ये एफर्ट्स का होता है, मेहनत का होता है, और जाकर के ये बैठा हुआ है कुंडली के 10वें भाव में। देखिए मेहनत इन्होंने कहाँ किया, कर्म कहाँ किया? अध्यात्म के प्रति, समाज के उत्थान के लिए। तो यहां पर शनि की भी जो भूमिका है वो यहां पर नजर आ रही है। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यहां पर कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में। लग्नेश है, सुखेश है, गुरु जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में गुरु का बैठना बढ़िया है। यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में ये गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है ये गुरु। दूसरा, ये गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये संगीत वगैरह के प्रति, कला वगैरह के प्रति भी जातक को रुचि देने वाले होते हैं। तो विवेकानंद जी के भी बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, संगीत वगैरह के प्रति इनकी रुचि देखी गई थी। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। आम लोगों के लिए मैं कहता कि ये गुरु बहुत सारा धन का लाभ देगा, लेकिन ये गुरु यहाँ पर बैठ करके इनको धर्म के प्रति लेकर के जाएगा, क्योंकि धन से तो ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अध्यात्म से जुड़े हुए थे, धर्म से जुड़े हुए थे। तो गुरु यहाँ पर इनको लाभ देने वाला होगा इन चीज़ों में, क्योंकि गुरु धर्म को दर्शाते हैं, ज्ञान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि करवाने वाले होंगे गुरु। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरु की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है वो इनकी ज्ञान के लिए, इनकी बुद्धि के लिए, जो जीवन में इनको गुरु मिले, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, उसके लिए यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही कारगर इसमें साबित हुई। कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी कुंडली के बारे में। ये सितंबर 1893 को जो है शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया, जो स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस आज तक कहा जाता है। उसकी जो दशा थी उस समय, गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा चल रही थी और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु लग्नेश, मान सम्मान के कारक ग्रह, गुरु रिवॉर्ड्स के भाव में, रिकॉग्निशन के भाव में बैठे हुए हैं, रिवॉर्ड्स के भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु ने इनको वहां से रिकॉग्निशन दिया, विश्व स्तर पर इनको रिकॉग्निशन मिला। और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? वाणी के भाव में। किस चीज के माध्यम से मिली? तो अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से इनको वो हासिल हुआ। 1897 में मई के आसपास जो इन्होंने, मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। और उस समय इनकी दशाओं की बात करें तो गुरु की महादशा में बुद्ध की अंतरदशा इनको चल रही थी। बुद्ध कौन है इनके? तो वो कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो गुरु की महादशा में बुद्ध की अंतरदशा कारक थी, इनके लिए शुभ माना जाएगा। और वहां पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। 12 जनवरी जो कि इनका जन्म दिवस है, इसी के ऊपर जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। और युवाओं के लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है हमेशा ही प्रेरणा देने वालों में से रहे हैं। कई सारे इनके जो कोट्स हैं वो फेमस रहे हैं और युवाओं को चाहिए कि वो इनके मार्गदर्शन को जो इन्होंने दिया है उसको फॉलो करें, इनकी बातों को फॉलो करें। युवाओं को जगाने का इन्होंने कार्य किया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है युवाओं को, इस पूरी दुनिया को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य इन्होंने किया वो कर्म करने को लेकर के इन्होंने हम सभी को प्रेरित किया है।
हम सभी को इन्होंने प्रेरित किया है, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरी दुनिया को इन्होंने प्रेरित किया है कर्म करने को लेकर के, सही कर्म करने को लेकर के। इसके अलावा मैं बात करूं तो इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई है और ध्यान करते हुए ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। उस समय करीब ये 39 वर्षों के थे और मुझे जहाँ तक नॉलेज है शायद उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। कुंडली के माध्यम से इसको समझते, कई बार लोग मुझे आकर के कहते हैं कि आप किसी सेलिब्रिटी की कुंडली या महापुरुष की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली परफेक्ट होती है। मैं खुद आपको ये बात कह रहा हूँ कि उनकी या किसी की भी कुंडली परफेक्ट नहीं होती, चाहे भगवान राम ही क्यों ना हो, उनकी भी कुंडली परफेक्ट नहीं थी। जबकि वो उनकी कुंडली इतनी ज़बरदस्त है तो शायद वो किसी और की कुंडली हो ही नहीं सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कितनी परिश्रम करनी पड़ी, जीवन में कितनी चीज़ों को झेलना पड़ा, वो हम सभी को पता है। तो कुंडली किसी की परफेक्ट नहीं होती, जीवन किसी का भी परफेक्ट या हमेशा अच्छा रहे ऐसा नहीं होता। इनके आयु के ऊपर और इनके स्वास्थ्य के ऊपर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं कि क्यों इतनी कम उम्र में, चाहे इन्होंने किसी भी कारणवश जो है इनकी मृत्यु हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतने कम वर्ष में जो इनकी मृत्यु हुई उसको कुंडली के नज़रिए से देखने की, ज्योतिष के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं आयु की बात करता हूँ या जब भी हम आयु देखने की कोशिश करते हैं तो मोटे तौर पर हम लग्न को देखते हैं, अष्टम को देखते हैं और तीसरे भाव को देखते हैं, और साथ ही चंद्रमा को भी देखना जरूरी होता है। लग्न को, अष्टम को और तीसरे भाव को, और इनके स्वामियों को भी देखते हैं, प्लस जो है चंद्रमा को हम देखते हैं। इनकी कुंडली में देखिए, लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, लग्नेश गुरु अच्छी स्थिति में। अष्टमेश जो चंद्रमा है वो पीड़ित है शनि की वजह से। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, इनके लिए भी वो स्थितियां वही रहेंगी जो बाकियों के लिए होती है। तो यहाँ पर अष्टमेश चंद्रमा है, शनि के साथ विष दोष में है, ये वीक पॉइंट बनता है कुंडली का। तीसरे भाव के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं, दसम भाव में जाके बैठे हुए हैं, ये बढ़िया है, लेकिन चंद्रमा के साथ विष दोष बना रहे हैं, ये वीक पॉइंट बनता है। राहु जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु छठे भाव में, ये वीक पॉइंट बनता है। और राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट बनता है इनके हेल्थ के लिए, दीर्घकालिक रोग के लिए, और दूसरा जो है इनके आयु के लिए ये जो है बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। तो इन्हीं सब वजहों से जो है इनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही जल्दी हो गई और 40 वर्ष की आयु तक भी ये जीवित नहीं रह पाए। लेकिन इनका जो नाम है, इनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, वो आज भी हम सभी लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है और ये आगे भी देता रहेगा। क्यों है वो मैंने आपको बहुत कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और ये जो है महान सोच के धनी व्यक्ति थे, बहुत बड़े देशभक्त भी थे, और मैं यही आखिर में कहना चाहूँगा कि हमें इनके दिए गए ज्ञान के ऊपर, इनकी बताई गई बातों के ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। वापस ज्योतिष के ऊपर आते हैं, अपने चैनल के ऊपर आते हैं, और आप सबों को फिर से यही बोलूँगा कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो इस वीडियो में, किसी प्रकार की आपको कमी महसूस हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और उस बात को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस कुंडली से जुड़े कोई और पॉइंट आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप सबसे मैं चाहूँगा कि आपकी राय क्या है कि किन की कुंडली का मैं विश्लेषण करूँ, और इसके अलावा कौन कौन से वीडियोज़ आप चाहते हैं या कौन कौन सी सीरीज़ आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत करूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जो है वो इस तरीके के वीडियोज़ या अलग तरीके की सीरीज़ का भी मैं शुरुआत करूं, सिर्फ कुंडली विश्लेषण के ही वीडियोस को मैं ना डालता रहूं। तो प्लीज़ अपना जो है सहयोग देते रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।